हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड, परमाणु की संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, अपन पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं परमाणु की संरचना के बारे में, मॉडल के बारे में, और वो है आपका पहला मॉडल थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखो प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु की संरचना को बताने के लिए सबसे पहला प्रयास किया था किसने? थॉमसन ने। जे थॉमसन जो हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उन्होंने ही परमाणु की संरचना को बताने का प्रयास किया था। और उनके द्वारा दिया गया तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, क्रिसमस केक मॉडल, बूंदी का लड्डू मॉडल, विभिन्न प्रकार के नामों से इस मॉडल को जाना जाता है और उसके बारे में चर्चा अपन कर चुके थे पिछले वीडियो के अंदर। अब परमाणु की संरचना को बताने के लिए जो दूसरा प्रयास किया गया वो किया गया था एक वैज्ञानिक रदरफोर्ड के द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों, रदरफोर्ड ने अपना एक नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और इस परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने परमाणु की संरचना को समझाने का, उसकी संरचना को बताने का प्रयास किया। किस प्रकार से उन्होंने ये प्रयास किया, उस चीज को अपन आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग इस चीज को कंप्लीट करने का प्रयास करें। देखिए, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल की अपन बात करें तो रदरफोर्ड एवं उनके विद्यार्थियों ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और इसमें ज्यादा कोई विशेष बात नहीं थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने इस मॉडल को समझाने के लिए सोने की बहुत पतली पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। ठीक है, सोने की इन्होंने एक बहुत ही पतली पन्नी ली और उसके ऊपर क्या करवाई? अल्फा कणों की बौछार करवाई। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम की सहायता से अपन समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना को बताने का प्रयास किया और अपना नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो ध्यान से देखो, इस प्रकार से एक गोल आकार का पात्र लिया गया और ये जो पात्र यहां पर लिया गया, इस पात्र के चारों तरफ स्फुरदीप्त पदार्थ ZnS का लेपन यहां पर कर दिया गया। ठीक है, और यहां पर इस प्रकार से ये जो चीज लगी हुई है ये है सोने की पतली पन्नी। अब बात करेंगे कि सोने की जो पतली पन्नी है कितनी पतली ये है, तो आपको बता दूं लगभग 100 mm मोटाई की सोने की पन्नी है। 100 mm 100 मिलीमीटर। ठीक है, इतनी छोटी इतनी पतली पन्नी है ये। ठीक है, ध्यान से इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप लोग। 100 mm मोटाई की सोने की पन्नी है ये। ठीक है, तो बहुत बारीक है। अच्छा, बात करें यहां पर कि सोने की पन्नी ही क्यों ली गई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सोना जो होता है ना, इसकी तन्यता सबसे ज्यादा होती है और तन्यता सबसे ज्यादा होने के कारण केवल यही एक धातु है जिसकी अपन पतली पन्नी बना सकते, इतनी पतली पन्नी बना सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि यहां पर इन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया ताकि आप लोग जो है इसका पतली से पतली पन्नी तैयार कर पाए। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने इस प्रकार का एक पात्र लिया है और इस पात्र के चारों तरफ स्फुरदीप्त पदार्थ ZnS का लेपन कर दिया है और यहां पर इस प्रकार से लगभग 100 mm मोटाई की सोने की पतली पन्नी लगा दी है और इसके सामने अल्फा कण स्रोत से अल्फा कणों की इसके ऊपर क्या करवाई? बौछार करवाई। जब इस पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार करवाई गई तो इनको कुछ प्रेक्षण प्राप्त हुए, कुछ प्रेक्षण इनको देखने को मिले यहां पर। और उन प्रेक्षणों में अपन बात करें तो देखो, इस प्रयोग से इनको जो प्रेक्षण प्राप्त हुए उसमें सबसे पहला प्रेक्षण तो ये था कि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। देखो, यहां पर इतने सारे अल्फा कण यहां पर आ रहे हैं इस तरफ, तो यहां पर देखो ये अधिकांश अल्फा कण क्या कर रहे हैं? इस पन्नी को पार करते हुए सीधे निकल रहे हैं। तो पहला प्रेक्षण इनको ये प्राप्त हुआ। दूसरा प्रेक्षण इनको यह प्राप्त हुआ कि बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो छोटे कोण से विक्षेपित हुए, बहुत कम कोण से विक्षेपित हुए। तो देखो, यहां से अल्फा कण आ रहे हैं, तो ये देखो, ये वाला अल्फा कण देखो और ये वाला अल्फा कण देखो, ये दो अल्फा कण यहां पर इस प्रकार के दिख रहे हैं आपको, जो क्या कर रहे हैं? बहुत कम कोण से विक्षेपित हो रहे हैं। ठीक है, और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था
जो जिस मार्ग पर गया उसी मार्ग पर वापस लौट आया। देखो ये वाला अल्फा कण देखो यहां पर जिस मार्ग पर गया था उसी मार्ग पर वापस लौट गया, यानी कि 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ। तो इस तरह से ये जो रदरफोर्ड थे इन्होंने अपना जो प्रयोग किया इस पतली सोने की पन्नी के ऊपर, यानी लगभग 100 mm मोटाई की सोने की पतली पन्नी के ऊपर जब इन्होंने अल्फा कण स्रोत से अल्फा कणों की बौछार करवाई तो इसने क्या देखा, इसने ये देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े विक्षेपित होने का मतलब होता है मुड़ना, ठीक है, बिना मुड़े बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो छोटे कोण से यानी बहुत कम कोण से विक्षेपित हुए, कम कोण से मुड़े, और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो जिस मार्ग पर गया उसी मार्ग पर वापस लौट आया, ठीक है, यानी कि वो 180 डिग्री के कोण पर क्या हुआ, विक्षेपित हुआ। ये 3 प्रेक्षण इनको यहां पर प्राप्त हुए और इन 3 प्रेक्षणों के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष यहां पर निकाले। देखो एक चित्र के माध्यम से मैं आपको और चीजें यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा, यहां से आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। देखो ये सारे अल्फा कण इधर आ रहे थे, ठीक है, ये बीच में क्या लगा हुआ है, सोने की पन्नी है यहां पर जिसके अंदर का एक परमाणु लिया है मैंने, ठीक है, यहां पर क्या लगी हुई थी, सोने की पन्नी लगी हुई थी बीच में जिसका मैंने एक परमाणु यहां पर लिया है, ठीक है ना। तो जैसे ही अल्फा कण यहां पर इस परमाणु से टकराते हैं तो ऐसा देखा गया कि अधिकांश अल्फा कण तो क्या कर रहे हैं, देखो इसको पार करके सीधा निकल रहे हैं, ठीक है। कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो बहुत कम कोण से क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं, और लगभग एक अल्फा कण ऐसा था 20,000 में से एक अल्फा कण जो जिस मार्ग पर आया वो उसी मार्ग पर लौट गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको 3 प्रेक्षण इस प्रयोग से यहां पर प्राप्त हुए और इन 3 प्रेक्षणों के आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों के बारे में बात करें तो देखो पहला निष्कर्ष इनका था कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। भाई ये बोल रहे हैं कि अधिकांश अल्फा कण इस परमाणु को पार करते हुए, सोने की पन्नी को पार करते हुए आर पार जा रहे हैं, आर पार जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है। अब बात समझ में नहीं आ रही कि भाई रिक्त ही क्यों बोला, इसका कारण है, देखो आपको पता होना चाहिए ये जो अल्फा कण है ना, ये अल्फा कण वास्तव में होते कौन है, इनके बारे में अपन चर्चा करें तो मैं आपको बता दूं ये अल्फा कण हीलियम के धनावेशित नाभिक होते हैं। क्या होते हैं, हीलियम के धनावेशित नाभिक होते हैं, यानी कि अल्फा कणों के ऊपर धनावेश होता है। क्या होता है इनके ऊपर, धनावेश। अब थॉमसन क्या बोल रहा था कि परमाणु जो होता है उसके संपूर्ण भाग में धनावेश फैला हुआ होता है, परमाणु के संपूर्ण भाग में धनावेश क्या होता है, फैला हुआ होता है। ये किसने बोला, थॉमसन ने, ठीक है। परंतु यहां पर तो क्या हो रहा है, अधिकांश अल्फा कण पन्नी को पार करके बाहर निकल रहे हैं। अब मान लो यदि परमाणु के अंदर धनावेश पूरी तरह से फैला हुआ होता तो ये भी धनावेशित कण और परमाणु के अंदर भी क्या होता, धनावेश, तो धन धन को प्रतिकर्षित करना चाहिए था, यानी कि वो आर पार नहीं जाना चाहिए था, परंतु अधिकांश कण क्या कर रहे हैं, आर पार जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, समान रूप से कोई धनावेश वितरित वहां पर नहीं होता। तो ये पहला निष्कर्ष निकाला किसने, रदरफोर्ड ने, कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है क्योंकि पन्नी को अधिकांश कण पार करके आर पार जा रहे हैं, आर पार निकल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश भाग रिक्त होगा। दूसरा निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित ना होकर बहुत कम आयतन में केंद्रित होना चाहिए, और इसी कारण जब बहुत कम आयतन में केंद्रित है आपका धनावेश, इसी कारण ये अल्फा कण जो होंगे ना, केवल कुछ अल्फा कण ही कुछ कोण से विक्षेपित हो पाए हैं, ठीक है। और तीसरा निष्कर्ष निकाला है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान व धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है, और देखो ध्यान से, उसके केंद्र में संपूर्ण धनावेश या संपूर्ण द्रव्यमान उसका केंद्रित है। इसीलिए जब यहां पर धनावेश है, इससे जैसे ही कोई अल्फा कण टकराया तो धन धन से टकराने के कारण वो क्या करेगा, वापस अपने मार्ग पर लौट गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां पर इन्होंने ये बात बोली कि परमाणु जो होता है उस परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान, उस परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके कहां पर स्थित होता है,
केंद्र में स्थित होता है और इस केंद्र से जैसे ही कोई अल्फा कण टकराता है तो धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए अल्फा कण वापस उसी मार्ग पर लौट जाता है और इस परमाणु के केंद्र को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था? नाभिक नाम दिया था। और इस प्रकार से कभी आपसे पूछा जाए कि नाभिक की खोज किसने की है तो ध्यान रखें उसका नाम आता है रदरफोर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो रदरफोर्ड थे इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करते हुए अपने प्रयोग में ये इन्होंने 3 प्रेक्षण प्राप्त किए और इन 3 प्रेक्षणों से इन्होंने ये 3 निष्कर्ष निकाले हैं कि भाई अधिकांश कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल रहे हैं। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए, इसका मतलब धनावेश समान रूप से वितरित नहीं है, वो बहुत कम आयतन में केंद्रित है, और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जिस मार्ग पर गया उसी मार्ग पर लौट आया। इसका मतलब परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है, जिससे नाभिक यहां पर कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। तो ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब इन प्रेक्षणों और इन निष्कर्षों के आधार पर, इन प्रेक्षणों और इन प्राप्त किए गए निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, और उस नाभिकीय परमाणु मॉडल के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं उन बिंदुओं को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप लोग यहां तक की इस विषय वस्तु को अच्छे से कंप्लीट कर लें। कहीं पर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.